Hello everyone, welcome to That Physics Guy YouTube channel. So the motive behind making this video is to let you all know that what should be your preparation strategy in order to qualify Maharashtra State examination in physics. तो बेसिकली जिन भी लोगों ने 26 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है फिजिक्स सेट का, महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपने अगर अप्लाई किया है तो लास्ट के अगर 25 डेज़ बचे हैं, तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभम पाटिल है, मैंने एमएससी फिज़िक्स किया हुआ है और मैंने 2021 में महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो मैंने इस एग्ज़ाम को 2 मंथ्स के प्रिपरेशन के बेसिस पर क्वालिफाई किया था। तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो आपको अगर पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को जानना और समझना है तो। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो उसमें इस एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड होता है जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए आपको 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का टाइम मिलता है। ये पेपर 2 सेशन में कंडक्ट किया जाता है और 2 सेशंस के बीच में आपको थोड़ा-सा ब्रेक मिलता है। ओके, तो सेशन 1 तो आपको पता चल गया होगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा और सेशन 2 होगा वो फिजिक्स का होगा। इसमें जो मार्किंग स्कीम होती है, वो होता है 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब आप जो भी करेक्ट आंसर करोगे आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप अगर गलत भी करते हो तो आपके कोई मार्क्स कटने नहीं वाले हैं इसमें। तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 300 के आसपास होते हैं। मतलब सॉरी 300 ही होते हैं एग्ज़ैक्टली। तो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो पहले फिज़िक्स का अगर हम बात करें तो पहले सिलेबस थोड़ा अलग था। अभी उन्होंने एग्ज़ैक्टली सिलेबस जैसा है नेट का सिलेबस बता दिया है कि जो कि नए एक्रेडिशन के बाद जो कि सिलेबस आया है वो कि सिलेबस सीएसआईआर नेट का सिलेबस उन्होंने इस बार बताया हुआ है। तो अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये एग्ज़ाम होती है गेट लेवल से थोड़ा ईज़ी एग्ज़ाम होता है कि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़े ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं इसमें और मोस्टली इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं लेकिन कम होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 52.67% मतलब 158 मार्क्स के आसपास आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो गेन करने पड़ेंगे सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के लिए में हो तो आपको 140 मार्क्स आपको चाहिए। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितने मार्क्स आपको चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि 50% से कम मार्क्स में भी क्वालिफाई हो रहे हो और थोड़ा-सा 50% से ज़्यादा लेके आओगे तो भी आप जनरल कैटेगरी में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इतना ज़्यादा टफ नहीं है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। आपको बस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जो कि अब अगर आप फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। यहाँ पे अगर हम 2020 के एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 46.67% था 2021 में और 2020 में ओबीसी का कट ऑफ है 45.33%। मतलब ओबीसी का कट ऑफ कम हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 2% से लगभग 2% से कट ऑफ कम या ज़्यादा होता रहता है। तो 2 to 3% आप मान के चलो, ठीक है? तो इससे तो अपन को ये आइडिया आ गया कि कितने मार्क्स आपको गेन करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। व्हाट शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सेट एग्जामिनेशन? अगर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आपके लिए मैं बताऊँगा। पहले हम बात करेंगे कि सेट एग्ज़ाम सीएसआईआर नेट और गेट एग्ज़ाम से कैसे डिफरेंट है, मतलब क्या चेंजेस है जो कि अ, अ, जो कि सेट एग्ज़ाम को इन एग्ज़ाम से अलग बनाता है। सबसे पहली बात, सेट एग्ज़ाम एंड सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। अगर आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वैसे और एक पॉइंट है कि CSIR नेट के एग्ज़ाम में आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कंसेप्चुअल नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए और सब्जेक्ट का नॉलेज भी आपको बहुत डीपली होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो आते हैं CSIR नेट में वो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और कंसेप्चुअल ज़्यादा होते हैं। तो लेंदी क्वेश्चंस होने के कारण CSIR नेट एक टफ एग्जाम माना जाता है। While in SET, basic understanding of the concepts and formula can also help you in solving the numericals. मतलब कि सेट में अगर आपने कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रखी है और आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप सेट को आराम से क्वालिफाई या फिर आराम से सेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक बात कि स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं नेट एग्ज़ाम में, लेकिन सेट एग्ज़ाम में उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ये मोस्टली फॉर्मूला बेस होता है और इसके क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर सकते हो अगर आपने थ्योरी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है और आपको कंस सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज है तो। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कंपटीशन होता है नेट एग्ज़ाम में वो सेट एग्ज़ाम से ज़्यादा होता है, क्योंकि नेट एग्ज़ाम में अगर आप फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे तो फिज़िक्स में ही 25,000 26,000 से ऊपर स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो और सेट एग्ज़ाम में अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का डेटा तो आता नहीं है, लेकिन हम अगर गेस करें तो हमें पता चलेगा कि अगर नेट में जो 25,000 के आसपास स्टूडेंट बैठ रहे हैं, सेट में एटलीस्ट 9 टू 10,000 स्टूडेंट फिजिक्स के बैठते होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कम कंपटीशन सेट एग्ज़ाम में है। तो इस 9 टू 10,000 में से नियरली 300 और 350 के आसपास भी स्टूडेंट ईच ईयर सिलेक्ट होते हैं इन सेट एग्ज़ाम। और नेट एग्ज़ाम में भी 300 के आसपास ही सीट्स होती है JRF, और लेक्चरशिप की सीट्स भी 300 होती है। तो 600 25,000 में से हो रहे हैं और 10,000 में से 300 हो रहे हैं, तो आप रेशियो का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो जो की पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि इट इज़ मच मच ईजियर टू क्वालिफाई सेट एग्जामिनेशन विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर आप 2 to 3 मंथ्स या फिर उससे भी कम टाइम में अगर अच्छी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई आराम से कर सकते हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होता है अदर एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। जो कि आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा जिसमें जो कि सेट एग्ज़ाम में होता है, बाकी किसी एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ नहीं होती है, जो कि सिर्फ़ सेट एग्ज़ाम में होती है। सपोज़ आप कंसिडर करो कि CSIR नेट एग्ज़ाम में 50,000 25,000 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ओके? तो इन स्टूडेंट्स में से 300 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। कितने? 300। अगर सेट एग्ज़ाम में 1 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, 1 लाख, ओके? तो 1 लाख स्टूडेंट्स में से अप्रॉक्सिमेटली 6% स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि 6% अप्रॉक्सिमेट एवरी ईयर वो स्टूडेंट्स अपीयर स्टूडेंट्स के 6% ऑफ द स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2021 में नियरली 96,000 कुछ स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, तो उसमें से 6% स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। और इस साल 2023 में नियरली 1,17,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। वो आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे वो डेटा दिया हुआ है कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे। ऐसा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है, ये सिर्फ सेट एग्ज़ाम में होता है। ओके, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल बात है कि ज़्यादा स्टूडेंट बैठ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपका इसमें लॉस है, इसमें आपका बेनिफिट ही है। तो एक बोनस पॉइंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आप खुद को कभी एवरेज समझना बंद करो सबसे पहले, क्योंकि अगर जब तक आप खुद को एवरेज समझते रहोगे तब तक आपका प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं जा पाएगा। आप जो भी आपने 12th में मार्क्स लिए हैं, बैचलर्स में किया है, मास्टर्स में किया है,
जो सारे मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आपको बस प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज़ करके अगर आप करते हो, तो आप ईज़िली क्वालीफ़ाई कर पाओगे। क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके? ऑल यू नीड इज़ करेक्ट गाइडेंस एंड डायरेक्शन। अगर आप करेक्ट डायरेक्शन में जाओगे, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालीफ़ाई कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, 25 डेज़ बहुत होते हैं और 25 डेज़ में आप बहुत सारा कुछ कवर कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आपने लास्ट 6 टू 7 मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और आपकी अभी प्रिपरेशन मोस्टली ओवर हो चुकी है, तो आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दे सकते हो। आप बार-बार रिवीजन करिए, आपके फॉर्मूला नोट्स को रिवाइज़ करिए और आप कुछ टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हो। लेकिन अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लास्ट 1 टू 2 मंथ में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। उनको लास्ट 25 डेज़ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए मैं ये स्पेशली ओके, तो आप सबसे पहले अभी कोई भी रेफ़रेंस बुक या टेक्स्ट बुक को रेफ़र मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि लास्ट के टाइम में भी रेफ़रेंस बुक को पढ़ते रहते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप कोई रेफ़रेंस बुक को मत उठाओ। अभी आप क्या करो, सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको आप बार-बार रिवाइज़ करो, ओके? अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो आप क्या करो, अ, अगर आप लास्ट के 2 या 3 मंथ से पढ़ रहे हो, देन आपको ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ओके? तो स्ट्रैटेजी ऐसी है, आपको सबसे पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट आउट निकाल लेने हैं, ठीक है? प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको 2 ए4 शीट्स लेने हैं ईच सब्जेक्ट के लिए, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपने 2 ए4 शीट लिए, तो एक ए4 शीट में आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ कर रहे हो, तो एनालिसिस में आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे, वो आप उस ए4 शीट में नोट करते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अ, 1D पोटेंशियल हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। ऐसे अगर टॉपिक्स है तो आप उसको स्टार कर आप उस ए4 शीट में मार्क करते जाओ। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस हो रहा है और जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार-बार पूछा गया, जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया उतने स्टार आप उस टॉपिक के सामने लगा दो। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा कम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या करो, अम, यही आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने क्वांटम के लिए कर लिया, आप थर्मोडायनामिक्स के लिए कर लो, आप फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए करो, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिज़िक्स के लिए करो। ऐसे अगर आप कर रहे हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ए4 शीट पर सारे टॉपिक्स लिख लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांटम की बात करें, तो अगर आपने क्वांटम के सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं, तो आप क्या करो कि उस टॉपिक्स को जो भी आपके पास मटेरियल है, वहाँ से एक बार रिवाइज़ कर लो और उसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे कि जो-जो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं या इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स हैं, जो आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है, उस कांसेप्ट को या फिर फ़ॉर्मूलेज़ को आप अनदर जो कि आपने ए4 शीट लिया है, उस पर आप उसको लिख लो। तो वहाँ पे नोट डाउन करने के बाद ऐसा आप हर सब्जेक्ट के लिए करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने क्वांटम के लिए किया, तो आपके आपके पास अभी क्या है कि क्वांटम के लिए 2 ए4 शीट्स आपके पास रेडी हो चुके हैं। एक ए4 शीट में आपने सारे टॉपिक्स लिख लिए और अनदर ए4 शीट में आपने सारे फ़ॉर्मूलाज़ और कांसेप्ट लिख लिए। तो ऐसे आप हर एक सब्जेक्ट के लिए करो, ओके? इन दिस वे यू विल हैव इम्पोर्टेंट फॉर्मूला शीट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ओके? नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको उसी को बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करना है। मतलब ये सब आपको लास्ट 25 डेज़ में करना है और इन दिनों में आपको ऐसा प्लानिंग करना है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लोगे और आराम से ये पॉसिबल है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग से करोगे, तो ये पॉसिबल है, ओके? और आप उसको उतनी बार रिवाइज़ करो अंटिल आप उसको पूरे तरीके से मेमोराइज़ कर लोगे, ठीक है? तो ये तो हो गया पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजी, जो कि फिज़िक्स का पेपर होता है। अगर हम पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 के लिए मैंने आज से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया नहीं था। तो उसके लिए मैं अगेन आपको बताऊँगा कि सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स, फिर आप कांसेप्ट को रिवाइज़ करो, सारे कांसेप्ट्स को, जो कि आपने
प्रीवियस पेपर में से सॉल्व करते टाइम देखा है, और वो तो इनफ हो जाता है पेपर 1 के लिए। ओके, ऑल्सो ट्राई टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन पेपर 1। अगर आप पेपर 1 में 60 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए क्वालिफाई होना ईजी हो जाता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऐसा है कि पेपर 1 के बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिज़िक्स में इतने ज़्यादा मार्क्स लाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो अगर आप पेपर 1 में 60 से ऊपर मार्क्स आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, और इतने मार्क्स लाना किसी फिजिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो कि एक्स्ट्रा टिप्स है आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। एज देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अगर आप फिजिक्स के पेपर में 45 क्वेश्चंस को भी करेक्टली सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि टाइम बचाकर आप और एक राउंड में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो। जो सेकंड राउंड में आप अटेम्प्ट करोगे, उस अटेम्प्ट में आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आप कर लेते हो तो आपके पास 55 एग्जैक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब आपके 110 मार्क्स तो कंफर्म मिल गए आपको। ठीक है, तो 110 मार्क्स के बाद आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50 टू 60 मार्क्स चाहिए आपको। मैक्सिमम अगर कंसिडर करते हैं अपन 170 180 के आसपास अगर आपको जाना है तो आपको 60 से 70 मार्क्स चाहिए। तो जो रिमेनिंग 45 क्वेश्चंस है जिनका आपको कोई क्लू नहीं है या फिर कोई उसमें आपका लॉजिक नहीं यूज़ हो रहा है कि कैसे करना है, तो उस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के उस ऑप्शन को सारे 45 क्वेश्चंस में मार्क कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी अपने लॉजिक से या फिर तुक्का मारोगे तो आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आप सेम ऑप्शन को फिल करते हो तो एटलीस्ट 1/4 अगर आप करोगे 45 का, तो एटलीस्ट मिनिमम अगर बात करें तो 22 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इससे जो आपका जो स्कोर बढ़ेगा वो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि 22 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऑल्सो फॉर पेपर 1 कीप एन आई ऑन टाइमिंग ऑल्सो। इन दैट पेपर स्कोरिंग 60 मार्क्स इज मस्ट फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम। पेपर 1 में आपको टाइम का ध्यान देना है, क्योंकि मैंने जब पेपर 1 अटेम्प्ट किया था तो मेरे को टाइम की प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो मिस्टेक ना करें। पेपर 1 में आप टाइम के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि 60 मिनट्स में आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स करेक्ट अटेम्प्ट करना है, और जो रिमेनिंग है वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, और एक बात, डू कंसिडर टाइम रिक्वायर्ड टू फिल सर्कल्स। जो आप सर्कल्स फिल करोगे, क्योंकि ये OMR पे एग्ज़ाम होने वाला है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो सर्कल फिल करने के लिए भी आप टाइम बचा के रखो, 10 से 15 मिनट। ओके, तो लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यही मेरा आपको सजेशन रहेगा कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल गिव योर बेस्ट इन दिस एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस। आपको एक छोटा सा मोटिवेशन के लिए मैंने अपना रिजल्ट यहाँ पे ऐड किया है। तो मैं होप विश करूँगा कि आप सबका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। और सो ये मेरा रिज़ल्ट था। मेरा जो स्कोर था पेपर 1 में, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, तो मेरा 56 स्कोर रहा, और पेपर 2 में मेरा 94 स्कोर रहा था। तो ऐसे मैंने 150 मार्क्स स्कोर किए थे। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो ओबीसी कैटेगरी में हुआ था, तो 140 का कट ऑफ और मैंने 150 स्कोर किया था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आप सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक के बारे में वीडियोस चाहिए, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्ज़ाम।